नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी साहित्य, जिसमें हम कहानी के सारांश को जान रहे थे संक्षिप्त में। जिसमें भाग 1 में हमने पढ़ा था दुलई वाली कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन और अपना अपना भाग्य। भाग 1 में हमने इन कहानियों के सारांश को देखा था, इनके लेखक कौन हैं और इनके पात्र कौन कौन से हैं, तो हमने उनका अध्ययन किया था। भाग 2 में हमने पढ़ा था, उसने कहा था, कहानी के सारांश को देखा था, उसकी समीक्षा उसमें उसकी देखी थी, और आकाशद्वीप कहानी को पढ़ा था, पुरस्कार कहानी को पढ़ा था, तीसरी कसम कहानी को पढ़ा था और चीप की दावत। तो ऐसी 5 कहानियों को भाग 2 में सारांश को देखा था, उनकी कथा वस्तु को जाना था। और हम भाग 3 में पढ़ने वाले हैं राही कहानी की कथा वस्तु को जानेंगे, उसकी समीक्षा को जानेंगे, उसमें क्या अच्छाइयाँ क्या रहीं, उनके पात्रों को जानेंगे। कोसी का घटवार कहानी को देखेंगे, गैंग्रीन कहानी को देखेंगे, पिता कहानी को देखेंगे। ऐसी अमृतसर आ गया, ऐसी इन कहानियों को देखेंगे, उनके सारांश को जानेंगे, उनके कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा इसको जानेंगे, उनके पात्रों का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले कोसी का घटवार कहानी को जानते हैं, इसके लेखक कौन हैं। कोसी का घटवार कहानी को शेखर जोशी जी ने लिखा है। शेखर जोशी जी का प्रथम कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 110 कहानियों का संग्रह है। शेखर जोशी जी की 3 अमर कहानियां हैं, एक तो कोसी का घटवार, दूसरी दाजू और तीसरी बदबू। ये इनकी अमर कहानियां हैं। एक कोसी का घटवार, दाजू और बदबू, ये इनकी अमर कहानियां हैं। किसकी? शेखर जोशी जी की। कोसी का घटवार 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कोसी का घटवार जो कहानी हुई, ये कब प्रकाशित हुई? सन 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब हम देखते हैं कोसी का घटवार कहानी की कथा वस्तु को देखते हैं। कोसी का घटवार कहानी में कुल 12 पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख पात्र हैं वो 2 पात्रों पर ही ये कहानी केंद्रित है, लक्ष्मा और गोसाई। यह एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है जिसका नाम गोसाई है। गोसाई फौज में रिटायर्ड होने के बाद कोसी नदी के किनारे वक्त काटने के लिए एक घट लगवा लेता है, पवन चक्की लगवा लेता है, आटा चक्की जिसे कहते हैं, लगवा लेता है। उसका अपना कोई नहीं है। वहाँ पर कोसी नाम की 2 नदियाँ हैं, एक वह जो तिब्बत के किनारे नेपाल के रास्ते बिहार आती है और गंगा में मिल जाती है। इसी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस कोसी को क्या कहा जाता है? इस कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी में जिस कोसी का जिक्र हुआ है वह एक छोटी सी पहाड़ी नदी है। जिस कहानी का इसमें जिक्र हुआ है वो क्या है? वो एक छोटी सी कहानी, वो छोटी सी एक पहाड़ी नदी है, वो अल्मोड़ा में बहती है। पहाड़ी के किनारे छोटी नदियों के किनारे, पहाड़ी के पास छोटी नदियों के किनारे पानी को बांधकर उसके वेग के सहारे पत्थर और लकड़ी से घट का निर्माण किया जाता है। इन घटों में अनाज पीसे जाने की चक्की बनाई जाती है। एक दिन ऐसे ही बैठे गोसाई अपने पुराने दिनों को यादों में खो जाते हैं। से साधारण तरीके से बैठे होते हैं और वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वो याद करना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान अपनी पहनी हुई पैंट पर जाता है, स्मृतियाँ सिलसिलेवार ढंग से उभरने लगती हैं। स्मृतियाँ, उनकी पुरानी यादें आ जाती हैं। जब उस पैंट की तरफ उनकी नज़र जाती है तो उसे याद आता है कि एक बार हवलदार धर्म सिंह ऐसी ही लांडरी की धुली हुई नोकदार क्रिच वाली पैंट पहनकर गांव में आया था। कौन? हवलदार धर्म सिंह ऐसी ही लांडरी की धुली हुई नोकदार क्रिच वाली पैंट पहनकर आया था और उसने यह तय किया था कि वह भी फौजी बनेगा।
जब उन्होंने उसकी पैंट को देखा, उनकी सूट बूट को देखा, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी फौजी बनूंगा। कौन ये कहता है? ये गोसाई कहता है। इस पैंट के मोह में वह फौज में भर्ती हुआ, लेकिन जब वापस लौटा तो पैंट के साथ साथ उसका जीवन अकेलेपन से भी, उस पैंट के साथ साथ उसके जीवन का अकेलापन भी उसके साथ लिपटा हुआ आया। पहली बार जब वह छुट्टियों पर घर आया तो गांव जवार के लोग उसे देखने आए थे। जब वो फौज में भर्ती हुआ और पहली बार जब वह छुट्टियों पर आया, वर्दी पहनकर जब वहाँ आया, तो गांव जवार के लोग उसे देखने के लिए आए थे। लेकिन गोसाई जिसे खोज रहा था वह वहाँ नहीं थी। कौन थी जिसे खोज रहा था गोसाई? वह लक्ष्मा थी, जो उसकी गांव के सभी लोगों की नज़र उस पर, गोसाई पर थी। लेकिन गोसाई की नज़र जो देखना चाहती थी वो लक्ष्मा को ढूंढ रही थी, लेकिन लक्ष्मा वहाँ पर नहीं थी। हाँ, लक्ष्मा से प्यार करता था। लक्ष्मा ने उससे वादा किया था, वह जैसा भी कहेगा वैसा वह करेगी। लक्ष्मा ने किससे वादा किया था? गोसाई से वादा किया था कि जो भी वह कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। लक्ष्मा और गोसाई दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन लक्ष्मा के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लक्ष्मा के पिता ने परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले फौजी को अपनी बेटी को देना चाहते थे कि गोसाई फौज में है, वह बंदूक की नोक पर अपनी जान को रखता है और सभी देशवासियों की रक्षा करता है, लेकिन उसका कोई अपना नहीं है। इस कारण वो उसके लक्ष्मा के पिताजी उसकी शादी राम सिंह से करवा देते हैं। राम सिंह पड़ोसी गांव में रहने वाला होता है। लक्ष्मा की शादी की खबर जब गोसाई तक पहुंचती है तो वह बहुत ही उदास होता है और वह अपने नौकरी के दौरान वह इस गांव में नहीं आना चाहता है। वह नौकरी के दौरान जब छुट्टियां होती तब भी वह देश की सेवा करता। वो छुट्टियों में भी घर नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि उस गांव में जाएंगे वहाँ उसकी पुरानी यादें हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसे वे अपना कह सके। वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र करवा लेता, लेकिन वो घर नहीं आता है। गोसाई का गांव आने का मन बिल्कुल ही हट गया है। आज वह सोच रहा है कि ये सब कुछ हुआ इसी पैंट के बदौलत ही हुआ। मैंने वो पैंट देखी थी हवलदार की, जिसके कारण मैं फौजी बना। मुझे चाह हो गई कि मुझे फौजी बनना है। के कारण ही ये मेरा अकेलापन महसूस कर रहा है। वो उसी के कारण उसी पैंट के कारण वो जीवन में अकेलेपन से लड़ रहा, वो ये सोचता है। इसी बीच उसके घट में अनाज पिसाने के लिए एक दो लोग आते हैं, जिन्हें वहाँ लौटा देता है, क्योंकि घट में पहले से ही बहुत सारा अनाज रखा है। कुछ देर बाद एक स्त्री आती है जिसे वह लौटाने के लिए कह देता है, जिसे वह लौटने के लिए कह देता है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी कुछ छवि देखकर उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब उसने कहा कि आज घट में बहुत सा अनाज है, आज चक्की पर बहुत सा अनाज है पीसने के लिए, तो वो कहता कहीं दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन उसे उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी जो थोड़ा सा चेहरा वो घूंघट डाले हुए थोड़ा सा उसकी छवि उसे दिखी, तो उसे लगा कि वो शायद लक्ष्मा ही है। उसकी आवाज़ और उसकी छवि देखकर वह बिल्कुल एकदम सन्न रह जाता है। वह लक्ष्मा थी। लक्ष्मा ने भी उसे नहीं पहचाना था, क्योंकि गोसाई आटे से बिल्कुल पुता हुआ था, आटा सब चेहरे पर लगा था, इसलिए वो लक्ष्मा भी उसे पहचान ना सकी। जब लक्ष्मा ने उसे पहचाना तो गोसाई को इस रूप में देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ, जितना कि कोसी की सूखी धार के उमड़ जाने पर भी नहीं होता है। वो जो नदी होती है, वो सूखी होने पर एकदम से जैसे बाढ़ आ जाए, वैसा ही उसे आश्चर्य होता है कि कोसी की सूखी धार के उमड़ने पर भी आश्चर्य नहीं होता है, जितना उसे देखकर, उसे पहचान कर हुआ। वे दोनों किसी समय प्रेमी थे।
वे दोनों किसी समय प्रेमी थे, प्रेमी आज भी हैं, प्रेम कल भी था, प्रेम आज भी है। लेकिन कहानी यहाँ यह दिखाती है कि अब वे अपनी भावनाओं को चाह कर भी उस रूप में प्रकट नहीं कर सकते। वे अपनी भावनाओं को चाह कर भी उस रूप में प्रकट नहीं कर सकते। लक्ष्मा विधवा हो चुकी है, उसका एक लड़का भी है जो थोड़ी देर बाद अपनी माँ को खोजते हुए घाट पर पहुँच जाता है। लक्ष्मा बात बात में गोसाई को बताती कि ससुराल में उसकी निभ नहीं पाई, और वह बातों बातों में ही बताती है कि ससुराल में उसकी निभ नहीं पाई और वह मायके चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है, जिससे कुछ दिन तो वह अपने भैया भाभी के पास वहीं रहती है, अपने मायके में रहती है। लेकिन उसे यहाँ गुजारा नहीं हो सकता है, और उसके भैया भाभी भी, वो लोग भी ये सोचते हैं कि उसकी धन संपत्ति ना ले ले कहीं। इन सभी बातों पर घर पे झगड़ा होता रहता है, जिस कारण वो अपना मायका छोड़कर वहीं पहाड़ी के पास एक गांव में रहने लगती है, जहां उसकी स्थिति बिल्कुल एकदम दयनीय हो जाती है। वह आर्थिक स्थिति से बिल्कुल तंग हो जाती है। उसके बच्चे ने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया होता हो, एक दो दिन से खाना नहीं खाया होता है, वह भूखा होता है। तो उधर लक्ष्मा का बेटा भी माँ को खोजते खोजते वहीं पंचक्की पर आ जाता है, वहीं आटा चक्की जहाँ होती है वहाँ पर आ जाता है, और कहता है कि अम्मा अम्मा भूख लगी है। लक्ष्मा उसे डांटती हुई कहती है कि अभी तो खाया है, तो तुझे भूख लगी है। बच्चा कहता है कि माँ 2 दिन से खाना नहीं खाया है, भूख लगी है। उस स्थिति को गोसाई भली भांत समझ जाता है। वह तुरंत चाय बनाता है, और चाय पीते हुए वह रोड के उस पार जाता है जहाँ से वह दूध लेकर आता है। दूध लेकर आने के बाद वह कुछ आटा गूंदने लगता है और सोचता है कि रोटी भी बना लूं। लेकिन लक्ष्मा उनसे वो थाली जिसमें आटा गूंद रहा होता है उसको छीन लेती है, और लक्ष्मा फिर रोटी बनाती है। लक्ष्मा और गोसाई का ऐसे ही वार्तालाप चलता रहता है। फिर गोसाई बच्चे को गुड़ रोटी देता है, और चाय और रोटियां बन चुकी होती हैं, वो खाते हैं। और गोसाई कहता है कि स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन भी कितना स्वादिष्ट होता है, स्त्री के हाथों का बना हुआ भोजन भी कितना स्वादिष्ट होता है। यह कहता है। गोसाई लक्ष्मा की आर्थिक स्थिति देखकर उसकी मदद करना चाहता है। वह एक पोटली लेकर आता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं, वह लक्ष्मा को देना चाहता है। लेकिन लक्ष्मा अपने स्वाभिमान में उन पैसों को नहीं लेती। उसे जरा सा भी ये एहसास नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया या ऐसा कुछ भी उसे जरा सा भी एहसास नहीं है। लेकिन उसे एक बात की तकलीफ जरूर है। लक्ष्मा ने गंगनाथ जी की कसम खाई थी कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था कि गंगनाथ जी की कसम खाई थी कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। यह बात वर्षों तक सोचता रहा कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले, क्योंकि देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ है। साईं उसकी मदद करना चाहता है। वह कहता है कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, हमने कितना कमाया, कितना फूका इस जिंदगी में, कोई हिसाब है? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। कहती है ऐसे ही आपके हम पर बहुत ही एहसान है, पैसे नहीं। कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है, शाला किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। तो ये थी कहानी
कोसी का घटवार, जहाँ पर गोसाई अपना सब कुछ, अपने जीवन की जितनी धन संपत्ति जितनी भी है वो सब कुछ लक्ष्मा को दे देना चाहता है। लेकिन लक्ष्मा भी अपने स्वाभिमान में है और वह उसे जरूरत तो है पैसों की, लेकिन वह उन्हें नहीं लेना चाहती। ये थी कोसी का घटवार। ये है शेखर जोशी जी की लेखन कला। इतने सुंदर और मार्मिक ढंग से इस कहानी को प्रस्तुत किया। इसके बाद हम राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसको 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी कब प्रकाशित हुई? 1947 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी गरीबों और मजदूरों की जीवन संघर्ष और उनके शोषण को दर्शाती है। इस कहानी के पात्र कौन हैं? इस कहानी के पात्र मंगोरी है, जो अपनी व्यथा और गरीबी के कारण राही मजदूर के रूप में जीवन व्यतीत करता है। मंगोरी एक गरीब और मजदूर है जो अपनी भूख मिटाने के लिए मजदूरी करता है। राही कहानी जो है राही कहानी समाज में गरीबी, शोषण, अन्याय के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। यह कहानी गरीबों और मजदूरों के जीवन को दर्शाती है, उन्हें न्याय और सम्मान दिलाने की आवश्यकता पर जोर देती है। यह कहानी क्या करती है? यह राही कहानी समाज में गरीबी, शोषण, अन्याय के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। यह कहानी गरीबों और मजदूरों के जीवन को दर्शाती है, उन्हें न्याय और सम्मान दिलाने की आवश्यकता पर जोर देती है। राही कहानी की कथा वस्तु। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितनी मिली? साल भर की। तो तूने चोरी ही क्यों की? मजदूरी करती, तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मंगोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था सरकार। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझा ढोने के लिए कटोरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। आते हुए उसने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने हाँ नहीं? अनीता ने एक ठंडी सांस ली और बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में। मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। इस राही कहानी को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसका विषय क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं राही कहानी का विषय क्या रहा है। राही कहानी गरीबों के चित्रण को दर्शाती है। गरीबों के चित्रण पर गरीबों की व्यवस्था इसमें दर्शाई गई है। इसमें गरीबों का चित्रण देखने को मिलता है, गरीबी की व्यवस्था देखने को मिलती है, देश की दरिद्रता देखने को मिलती है और राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति देखने को मिलती है। स्त्री वेदना की झलक देखने को मिलती है। जेल में यह वर्णित कहानी है। इसमें से कोई भी है, गरीबों का चित्रण, गरीबों की व्यवस्था, देश की दरिद्रता, राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति, स्त्री वेदना की झलक, जेल में वर्णित कहानी, ये विषय रहे कहानी के, कोई भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम राही कहानी का कुछ संक्षिप्त तरीके से उसकी कथा वस्तु जानते हैं। राही कहानी, इस कहानी की कथा जेल में चित्रित हुई है। इसमें 2 मुख्य पात्र हैं। एक है अनीता, जो कि समाज सुधारक है, स्त्री हैं। अनीता जो कि समाज सुधारक है
और राही एक गरीब स्त्री है जो कि चोरी के कारण पकड़ी जाती है और दोनों लोग जेल में होते हैं और दोनों में वार्तालाप चलता है। क्या है, अनीता समाज सुधारक है जो आंदोलन करते हुए जेल में गई है, वहीं राही एक स्त्री है जिसे चोरी के कारण जेल में सजा हुई है। अनीता राही से पूछती है, आपने क्या अपराध किया था जो जेल में आना पड़ा? क्या कहती है, आपने क्या अपराध किया जो आपको जेल में आना पड़ा? राही वो स्त्री उसे बताती है कि अनाज की गठरी की चोरी की थी जिसके कारण मुझे सजा हुई है। यह सुनकर अनीता दंग रह जाती है कि 1-2 किलो या 4-10 किलो अनाज चोरी करने के लिए उसे जेल की सजा काटनी पड़ रही है। 8-10 किलो अनाज चुरा लिया जाए उसके कारण उसे सजा हो। अनीता दंग रह जाती है। वह कहती है, यह कहाँ का न्याय है? कुछ अनाज के लिए देश में लोगों को चोरी करनी पड़ रही है। यह कहाँ का न्याय है? कुछ अनाज के लिए लोगों को चोरी करनी पड़ रही है। इससे समाज में यह समझ में आता है कि देश में कितनी दरिद्रता है। राही अपनी दुख भरी कथा अनीता को बताती है कि उसका छोटा सा बच्चा भूख के कारण तड़प रहा था। मैंने बाजार में बहुत देर तक भीख मांगा पर कुछ नहीं मिला। मैंने काम करना चाहा, काम भी नहीं मिला, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसे रोता हुआ भूख के कारण चिल्लाता हुआ नजर आया तो उसे लगा कि मेरा भी बेटा उस तरह से चिल्ला रहा है, रो रहा होगा। तब वो एक अनाज की गठरी लेकर वहाँ से भागी, तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जैसे ही गठरी लेकर मैं भाग रही थी तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसी कारण मुझे 1 साल की सजा हुई है। इसी कारण मुझे जेल में डाल दिया गया। अनीता को यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है। अनाज की छोटी सी गठरी चुराने के लिए कोई 1 साल की सजा देता है क्या? सवाल उसके मन में उमड़ता रहता है। ही उसे बताती है, वो कहती है कि तुमने बताया नहीं था कि मेरा बच्चा भूखा था जिसके कारण मैंने ये काम किया और नहीं काम भी ना मिला और भीख मांगा और तब भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला जिसके कारण मैंने चोरी की। कहती है, गरीबों की कौन सुनता है? उसे कचहरी में मेरा बच्चा भी आया था, रो रहा था। कचहरी में भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, उसे सजा हो गई। आप पूछती है, अब उसके बच्चे किसके पास हैं? राही से अनीता प्रश्न करती है कि अब तुम्हारे बच्चे किसके पास हैं? वो क्या खाएंगे? उसका बाप कहाँ है? राही की आंखों में आंसू आने लगता है। वह आगे कहती हैं कि बच्चों का बाप नहीं है, उसे भी बिना किसी कसूर के जेल की सजा हुई थी और एक बार वह अपने दोस्तों के साथ आड़ की भांग पीने के लिए गया था। नशे में दोस्तों से झगड़ा हो गया, इस कारण उसे 109 के चालान में जेल की सजा हुई थी। लेकिन एक दिन जेल में जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उसी बीच में उसकी मौत हो गई। अनीता एक समाज सुधारक है और क्रांतिकारी है। जिस कारण उसके घर वालों ने जेल में लिखा पढ़ी करवा कर उसे क्लास अनीता एक समाज सुधारक है और क्रांतिकारी है, जिस कारण उसको घर वालों ने जेल में लिखा पढ़ी करवा कर उसे A क्लास दिलवा दिया, पर वह A क्लास नहीं लेती है बल्कि B क्लास में रही, जैसे मजदूरी के साथ जेल में रहना चाहती है, जैसे मजदूरों के साथ जेल में रहना चाहती है। उसे A क्लास मिला लेकिन वो कहती है मैं यहीं रहूँगी। कौन? अनीता। देश में समाज में ऐसे लोगों की दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय है क्या? उनकी मूल ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं? देश में समाज में ऐसे लोगों की दरिद्रता को दूर करने के लिए कोई उपाय है क्या? उनकी मूल ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। इसी कारण यह लोग गलत काम करते हैं और चोरी करते हैं, तो इनकी मूल ज़रूरतें को पूरा करना सरकार का काम है। ही जैसी स्त्रियों को जेल में डाल दिया गया, कारण उसके बच्चे अब भूख के कारण तड़प रहे होंगे। उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही अंधकार में है। इस कहानी में
कैदी की हालात पढ़ने जैसी है। अनीता के मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ रहे हैं। हम लोग जेल में ए और बी क्लास के लिए लड़ते झगड़ते हैं। हम लोग जेल में ए और बी क्लास के लिए लड़ते झगड़ते हैं। क्लास ए मिलने पर भी जेल में कष्ट होता है, ऐसा कहते रहते हैं। यहाँ से छूटने पर बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता बन जाते हैं। यहाँ से छूटने पर बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता बन जाते हैं। इसके विपरीत यहाँ के कैदियों की स्थिति इतनी विकट है, ऐसा लेखिका को लगता है। हम क्रांतिकारियों को जेल में आना आत्मगौरव लगता है, किंतु कैदियों के लिए कितना कष्टदायक होता है। अनीता तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण भी इसमें करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था क्या है उनका भी इसमें चित्रण करती हैं। अनीता कहती हैं कि सही मायने में देशभक्ति और सत्ता भक्ति क्या होती है, इसका अंतर भी लोगों को पता नहीं है। अनीता को लगता है कि सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट का निवारण करना ही है। अनीता को अब लगता है कि सच्ची देशभक्ति गरीबों का निवारण करना, गरीबों के कष्टों को देखना, उनकी भूख को, उनकी सेवा करना ही सबसे देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। देश में सबसे बड़ी बड़ी संख्या में गरीब जनता है, उनके कष्टों को दूर करना, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना ही सच्ची देशभक्ति है। गरीबों की मदद नहीं की तो देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ता रहेगा। गरीबों की अगर मदद नहीं की तो देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ता रहेगा। यह लोग अपना पेट भरने के लिए गलत रास्ता का सहारा लेंगे, जिससे देश का ही नुकसान होगा। गलत काम करेंगे तो उससे देश का ही नुकसान होने वाला है। लेखिका का मानना है कि इतिहास जात धर्म धन तब तक किसी काम के नहीं, इतिहास जात धर्म धन तब तक किसी काम के नहीं जब तक हम इन गरीबों के प्रति मानवीयता नहीं दिखाते। लोगों को अपने धर्म और जात के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरह के असंख्य विचारों को अनीता सोच रही है। सोचते सोचते वहाँ सो जाती है और रात को उसे एक सपना आता है। उस सपने में वह देखती है कि वह जेल से छूटते ही गरीब और भीख मांगने वालों लोगों के गांव में पहुंच गई है। गांव उसे सोते सोते ही सपना आता है और वह सपना देखती है कि जेल से वह छूट गई है और छूटने के बाद वह गांव में जाती है और गरीबों और बेसहारे लोगों की वह मदद करती है। उनकी गांव जाकर उसने इन लोगों के लिए एक आश्रम खोल दिया। आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्त्रियां सूत काटने का काम कर रही हैं, वहीं पुरुष कपड़ा बुन रहे हैं। वो सोते सोते सपना देख रही है। वो क्या देख रही है? वो अनीता सपना देखती है कि गांव में जाकर उसने लोगों के लिए एक आश्रम खोल दिया। आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्त्रियां सूत कतर रही हैं और पुरुष कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें भी यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। जब देश का माहौल बदल चुका है, जो पहले भीख मांगते थे अब वहाँ आदर्शवादी ग्रामवासी बन गए हैं। उनके रहने के लिए छोटे छोटे घर भी दिए गए हैं। राही के अनाथ बच्चों को भी अनीता ने अपने साथ रखा हुआ है। सब अनीता स्वप्न में देख रही है। तब तक सुबह के 7 बज जाते हैं। उनकी आंखें खुलती हैं। तब वह सामने एक स्त्री जेलर को पाती है और अनीता के पिता बीमार होने के कारण उसे बिना किसी शर्त के छोड़ दिया जाता है। अनीता को लगता है कि जो सपना उसने देखा है वह स्वप्न पूरा करने के लिए ही उसे छोड़ा जा रहा है। अपने स्वप्न को सच्चाई में बदलने के लिए अपने मन में एक मधुर कल्पना को लेकर अनीता घर चली जाती है और यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया कि हमारा देश समाज के प्रति दायित्व बनता है। हमारे देश और समाज के प्रति दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, मानवता को बरकरार रखें और देश के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।
इसी के साथ ये इस कहानी का समापन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पिता कहानी के सारांश को। पिता कहानी ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई, जो दो पीढ़ियों के संघर्ष और बदलते सामाजिक परिवेश का चित्रण करती है। ये क्या पिता कहानी क्या है? दो पीढ़ियों के संघर्ष और बदलते सामाजिक परिवेश का चित्रण करती है। यह कहानी एक पिता की कहानी है, जो अपनी पुरानी मान्यताओं और जीवन शैली को नई पीढ़ी की बदलती मानसिकता के साथ जोड़ने में संघर्ष करता है। इस कहानी में पुरानी पीढ़ी का संघर्ष कहानी में पिता अपनी पुरानी सोच और जीवन शैली के साथ संघर्ष करते हैं, जो नई पीढ़ी के लिए अप्रचलित रही। वे बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठा नहीं पाते हैं, खुद को उसमें नहीं पाते हैं। नई पीढ़ी की बदलती मानसिकता इसमें देखने को मिलती है। कहानी में नई पीढ़ी की बदलती मानसिकता और मूल्यों का चित्रण, जो पिता की पुरानी मान्यताओं के साथ टकराव पैदा करती है और दो पीढ़ियों का संघर्ष इसमें देखने को मिलता है। कहानी में पिता और पुत्रों के बीच संबंध, जो दो अलग अलग दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व करता है, एक संघर्ष का रूप लेते हैं। पिता की बेबसी, पिता अपनी प्रतिष्ठा और समाज की अपेक्षा के दबाव में भी बेबसी महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपनी पुरानी मान्यताओं से दूर नहीं हो पाते हैं। तो अब हम इस कहानी की कथा वस्तु को जानते हैं। इसकी क्या कथा वस्तु है? कहानी में दो ही पात्र हैं, पिताजी और लड़का प्रमुख पात्र हैं। जो कि पिता कहानी में पारिवारिक संबंधों के साथ एक नए आयाम को उद्घाटित करने का प्रयास दिखाई देता है। यहाँ पिता अपनी रूढ़ियों व संस्कारों से चिपके हुए हैं। वे आवश्यक सुविधाओं को भी फालतू खर्च में शामिल करते हैं कि ये सब फालतू का खर्च है। परिवार के बार बार आग्रह करने पर भी वे घर में मौजूद सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि परिवार उनको खुश रखने के लिए सभी सुविधाएं देने की कोशिश करता है, लेकिन पिता इन सबसे तटस्थ और इन सभी सुख सुविधाओं से वे दूर रहते हैं। ध्यान देने की बात है कि हाँ, पिता को अकेलेपन का असुविधा परिवार की अस्पष्टता या अपेक्षा के कारण नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि पिता खुद तटस्थ हैं। वे किसी भी सुविधाओं का फायदा या कहें उपयोग नहीं करना चाहते हैं। चीज़ों के प्रति, घर के लोगों के प्रति परिवार उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता, बल्कि वे परिवार के साथ रहते हुए भी वे साथ नहीं रहते हैं। आज जब संयुक्त परिवार के लगातार टूटते जाने से बूढ़ों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। उन्हें प्रायः जीवन के अंतिम दिन अकेलेपन में बिताने पड़ रहे हैं। पिता कहानी में समूचे परिवार के साथ रहते हुए अपनी जिद के कारण अलग या कहें बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दो पीढ़ियों में यह संघर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देता है। यह हमारे समय और समाज का सत्य, और इसलिए कोई भी लेखक इससे आंखें मूंद नहीं सकता। यह हमारे समय और समाज का सत्य है, इसलिए कोई भी लेखक इससे आंखें मूंद नहीं सकता। बूढ़ों का रूप संस्कार परिवार के साथ घुलने मिलने नहीं देता। पिता कहानी में पिता का अपना अलग संसार बन गया है, उसमें वह किसी तरह का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते। समूचे परिवार पर पत्थर की चट्टान की तरह भारी पड़ जाते हैं। उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम उनसे नहीं करवाया जा सकता। सत्य असत्य का निर्णय वे अपनी कसौटी पर करते हैं। नई पीढ़ी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अपना रास्ता वह खुद चुनती है, जबकि पहले पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना एक आदर्श माना जाता था। पहले पिता के मार्ग का अनुसरण करना आदर्श माना जाता था, लेकिन आज पिता के
पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा। नई पीढ़ी ने आदर्श के इस वायदे को उतार फेंक दिया गया। तब ऐसे में दो पीढ़ियों के संबंधों में बदलाव आना लाजमी है। ज्ञान रंजन इन बदलते हुए संबंधों के कुशल चितेरे हैं। उनके यहाँ राजनीति हावी नहीं है, बल्कि मानवीय पारिवारिक संबंधों के रेखांकन में ही उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। ऐसा करना ऐसा लिखना परिस्थिति की मांग भी कही जा सकती है। ज्ञान रंजन के ही शब्दों में नई कहानी ने पंगु जीवन को अपने कंधों पर उठाया है। वह अपने रचना भोग से पलायन करके केवल तटस्थ नहीं रहना चाहती, वरन वह जीवन चक्र की आदि से अंत तक होने वाली यात्रा है, एक स्वस्थ चेतना की तरह उपस्थित है। मैं समझता हूँ कि नए कहानीकारों ने कहानी की इस आधुनिक स्थिति को तीक्ष्णता से महसूस करना शुरू कर दिया और नई कहानियाँ दिसंबर 1964 इनका लिखना प्रारंभ हो। इस तरह ज्ञान रंजन अपनी रचना के प्रति बहुत सजग दिखाई देते हैं। रचना को वे कमिटमेंट मानते हैं। इसी अर्थ में नए लेखक प्रसिद्धि दिखाई देता है, जहाँ वह रचना के प्रति अपना सरोकार व्यक्त करता है, न कि किसी विचारधारा या घोषणा पत्र के प्रति। ज्ञान रंजन कहते हैं कि आज का नया कहानीकार तेजी से प्रसिद्ध होता जा रहा है। जो प्रतिबद्ध नहीं है, उसकी घुसपैठ का खोटा सिक्का साहित्य में अब आगे चलने से रहा है। आज जब समाज में चारों तरफ मूल्यों का हास होता दिखाई दे रहा है, एक तरफ धुंध छाई हुई है, मनुष्य पराजय का बोध से ग्रस्त होता जा रहा है, तब ऐसे में एक लेखक को इस पराजय बोध को स्वीकार कर उससे संघर्ष करने की चेतना ही हमारे समय की प्रसिद्धता को सुनिश्चित करती है। इसी से निर्णय के प्रति रचनाकार की छटपटाहट का संकेत मिलता है। पिता कहानी में संबंधों की पहचान उसकी चीरफाड़ और गहराई में पहुंचने वाली अंतर्दृष्टि ही ज्ञान रंजन प्रतिबद्धता और ईमानदारी का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। भाषा की सहजता ज्ञान रंजन की कहानियों को गम्य बनाती है और यही उन्हें दूसरे लेखकों से बिल्कुल अलग करती है। देखा हमने पिता कहानी का सारांश, पिता कहानी की कथा वस्तु, पिता कहानी में किस प्रकार पिता कहानी को एक पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है, जो अपने बदलते परिवेश से टकराते चले जाने का महसूस करता है। का नई पीढ़ी का प्रतीक है, जो अपने पिता की पुरानी सोच से अलग है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परिंदे कहानी। परिंदे कहानी को निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। परिंदे कहानी को किसने लिखा है? परिंदे कहानी को निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। इसको 1960 ईस्वी में लिखा है। परिंदे कहानी का प्रकाशन कितना रहा है? 1960 ईस्वी। परिंदे कहानी की नायिका लतिका अविवाहित पहाड़ी पर एक कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका हैं। वह हॉस्टल में लड़कियों के संग रहती हैं, किंतु उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लतिका का प्रेमी कैप्टन ग्रीस नेगी जब से लड़ाई में मारा गया है, तब से उसकी स्मृतियों से उसे जीने नहीं देती। उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें उसे जीने नहीं देती हैं। लतिका को अभी भी लगता है कि वह अभी आएगा। लतिका डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हर्बर्ट के साथ अत्यंत खुलेपन से घूमती हैं। हर्बर्ट लतिका से प्रेम करता है और प्रेम पत्र भी लिखता है। लतिका के मन में सदैव यह सवाल गूंजता है कि व्हाट डू यू वांट। ये सवाल हमेशा गूंजता रहता है
के मन में कौन सा सवाल गूंजता रहता है? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? लतिका के मन में सदैव यह सवाल गूंजता रहता है, व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी दिवंगत हो चुकी और वह मिस हुड के प्रति आसक्त हैं। डॉक्टर मुखर्जी अपनी मिसाल देते हुए लतिका को समझाता है। लतिका अपनी छात्रा जूली के प्रेम को चुपचाप उसके तकिए के नीचे रख देती है। प्रेम पत्र को किसके? जूली के प्रेम पत्र को चुपचाप उसके तकिए के नीचे रख देती है। कहानी के जो पात्र हैं, लतिका नायिका है। इसकी जो परिंदे कहानी है, इसकी नायिका कौन है? नायिका इसकी जो है वो लतिका है और मेजर नेगी लतिका का दिवंगत प्रेमी नायक है। कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन होता है। डॉक्टर मुखर्जी मिस वुड प्रिंसिपल जो हैं, मिस वुड कौन है? प्रिंसिपल हैं। फादर अल्मांड करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, जूली लतिका की प्रिय शिष्या, सुधा हेमांती, ये सभी पात्र हैं। अब हम परिंदे कहानी का कथासार देख लेते हैं क्या है। परिंदे कहानी एक व्यक्ति के मन की कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र लतिका है। परिंदे कहानी एक व्यक्ति के मन की कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र लतिका है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। कहानी की मुख्य पात्र कौन है? लतिका है, जिसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती रहती है। लतिका एक पहाड़ी स्थल कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका हैं। स्कूल की छुट्टियां होने पर सब लड़कियां घर चली जाती और लतिका हर बार की तरह स्कूल में ही रुकने वाली हैं। लतिका सबकी छुट्टियां हो जाती हैं और सब लोग अपने अपने छुट्टियों में घर जाते हैं, लेकिन लतिका हर बार की तरह उस छुट्टियों में भी वहीं स्कूल में ही रहती हैं। कहानी में अन्य पात्र डॉक्टर मुखर्जी, हर्बर्ट और कैप्टन ग्रीस नेगी हैं। लतिका ग्रीस नेगी से प्रेम करती है। नेगी कश्मीर के किसी मिशन पर कैप्टन नेगी की मृत्यु हो जाती है। लतिका को यह बात पता होने के बाद भी उसे कैप्टन के आने का हमेशा इंतज़ार रहता है कि वो अभी जीवित हैं और वो आएंगे। अभी भी उसे एक आशा है। लतिका की स्मृतियों से नेगी कभी भी ओझल नहीं हो पाता। डॉक्टर मुखर्जी को लतिका की यह प्रतीक्षा बेईमानी और पागलपन लगती है। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं उसके लिए क्यों इतनी ये पागलपन थी, क्यों? लतिका की पीड़ा भरी प्रतीक्षा ही कहानी की मूल संवेदना है। क्या है? लतिका की पीड़ा भरी प्रतीक्षा ही कहानी की मूल संवेदना है, मूल कथ्य है। वह आजीवन अपने प्रेमी का इंतजार करना चाहती है। वह आजीवन अपने प्रेमी का इंतजार करना चाहती है। लतिका की प्रेम कहानी से अनजान हॉबर्ट जब उसे प्रेम पत्र देता है तो उसे लगता है कि हॉबर्ट ही क्यों। लतिका की प्रेम कहानी से अनजान हॉबर्ट जब उसे प्रेम पत्र देता है तो उसे लगता है कि ह्यूबर्ट ही क्यों वह क्या किसी को भी चाह सकेगी। उसी अनुभूति के संग जो अब नारी सोचता है, क्या वह अब किसी को क्या चाह सकेगी। उसी अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, छाया सी उस पर मंडराती है, ना स्वयं मिटती है और ना उसे मुक्ति दे पाती है। कहानी में दो तरह के प्रेम प्रसंग के साथ साथ यथार्थ जीवन की कहानी एक साथ चलती है। कहानी में जहाँ एक तरफ लतिका और ह्यूबर्ट पीड़ा भरी प्रतीक्षा को अपने जीवन का आधार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मुखर्जी अपने अतीत को
अतीत को, अपने बीते हुए कल को झटक कर वर्तमान जीवन को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाने को अच्छा मानते हैं। ये थी परिंदे कहानी की कथा वस्तु, परिंदे कहानी का सारांश जिसे हम कहते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए हमें एक सुंदर सा गीत याद आता है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। जो बीत गया है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। इस पर दो लाइनें और याद आती हैं। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन भी खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। अगली कहानी हम पढ़ने वाले हैं, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती प्रसिद्ध कहानी है, जो विभाजन की त्रासदी और मानव मूल्यों के विघटन को दर्शाती है। सिक्का बदल गया कहानी, सिक्का बदल गया कहानी भारत के विभाजन की त्रासदी और मानव मूल्यों के विघटन को दर्शाती है। यह कहानी 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1948 ईस्वी में ये प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में शामिल हुई। कहानी की नायिका साहनी है, जो अपने पति शाह जी की मृत्यु के बाद अपने घर और संपत्ति को संभाले हुए हैं। अब इस कहानी का हम सारांश जान लेते हैं। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया देश विभाजन की पृष्ठभूमि में रिश्ते के एकाएक बदल जाने और झूठे पड़ जाने पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य है। एक लंबे अरसे से साहनी का चनाब से गहरा संबंध रहा है। इसी के किनारे कभी वह दुल्हन बनकर उतरी थी और पिछले 50 वर्षों से इसी में नहाती रही है। इसके आसपास बिखरी जमीन, कुएं और बड़ी सी हवेली सब शाह जी के हैं। वहाँ अधिकतर जो कहते हैं वहाँ मुस्लिम आबादी है। इन पिछले दिनों जैसे हवा चली है, उनसे चीज़ों की शक्ल बहुत तेज़ी से बदल दी। पिछले दिनों जैसे हवा चली है, ने चीज़ों की शक्ल बहुत तेज़ी से बदल दी। जिस चेहरे को उसने उसकी माँ के मरने के बाद पाला पोसा, आज वही उसकी जान लेने को तैयार था। जिस बच्चे को अनाथ था, उसको पाला पोसा और वही आज जान लेने को तैयार है। जिसने पाला उनकी जान लेने के लिए तैयार है। जिस शेरा को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, वही ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकें लूट लेना चाहता है। जिसको उसने पाला, वही घर की हवेली की संदूकें, सोना चांदी जेवरात, वही सब लूट लेना चाहता है। वही उनको मारना चाहता है। लेकिन जब शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखता, तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरे ने साहनी की जब शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा, तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाह जी की बात शाह जी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। वह साहनी को घर छोड़ आने को कहता है, तो साहनी बिना कुछ बोले उसके साथ चलने लगती हैं। शेरा उन्हें साहनी जी को घर छोड़ आने की बात करता है। साहनी बिना कुछ बोले उसके साथ चलने लगती हैं। ट्रकों के आने की सूचना पर भी वह स्वयं कुछ बोल नहीं पाती हैं।
नवाब बीबी ही अपने विकृत कंठ से चीज़ों के इस तरह बदल जाने पर बुदबुदाती रहती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना सुना। साहनी अकेली थी, बिना सहारे के। उसे अपने पुरखों के घर को छोड़ना था। साहनी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मन से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और घर की डेहरी से बाहर हो गई। आसपास की औरतों की प्रक्रियाओं से ही साहनी को स्थिति का आभास होता है। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है। कौन? बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है कि साहनी पर क्या गुजर रही है। साहनी पर मगर क्या हो सकता है? सोच रहा है कि साहनी पर इस समय क्या गुजर रही है। अब क्या हो सकता है? सिक्का जो बदल गया है और इसके बाद ही साहनी को वह सब छोड़ना होता है जो उसने इस लंबे अरसे में सहेजा था। हवेली और उसमें भरी ढेर सी चीज़ें, गैर जरूरी चीज़ें ही नहीं, नाते घर में सामान ही नहीं, बल्कि नाते, रिश्ते और पड़ोसियों की माया ममता भी आसपास घेर कर खड़ा वह छोटा सा जनसमूह रो रहा था। वहाँ पर वो धन संपत्ति ये सब छोड़ रही थी, वो तो दुख था ही, लेकिन वहाँ पर जो लोगों से नाते रिश्ते थे, पड़ोसियों की माया ममता जो था, उनकी मित्रता जो थी, आसपास घेर कर वहाँ पर खड़ी हो गई। छोटा सा जनसमूह पूरा रो रहा था जब साहनी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही थी। सबके मन में जैसे एक ही बात है कि साहनी के मन में जरा भी मैल नहीं है। साहनी के मन में जरा भी मैल नहीं है। हम साहनी को नहीं रख सके अपना घर बार और गांव छूट जाने पर भी साहनी के मन में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं था, बल्कि जिस शेरे के मन में साहनी को मार डालने की बात आई थी, शेरा साहनी को मार डालने की बात करता था। वो उसके दिमाग में ये आया था कि साहनी को मार देंगे और ये धन संपत्ति लेंगे। उसने भी उस शेरे के आंखों में भी आंसू थे। वह बढ़कर साहनी के पांव छूता है। उसे भी उसने अपने कांपते हुए हाथों से आशीर्वाद दिया। साहनी ने भी अपने कांपते हुए हाथों से आशीर्वाद दिया। तुम्हें भाग लगे चन्ना। ट्रक के बढ़ते बढ़ते वे लोग साहनी से दिल छोटा ना करने की इज्जत करते हैं, बात करते हैं कि आप दिल छोटा ना करिए, जिसमें उसकी बेबसी भी मिली है। यदि उनके बस में होता तो वे कुछ भी उठा ना, लेकिन वे क्या कर सकते थे। राज्य पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात में साहनी कैंप में जमीन पर पड़ी आहत मन से सोचती है, राज्य पलट गया है, सिक्का बदलेगा। राज्य बदल गया है, सिक्का बदल गया है, वह तो वहीं छोड़ आई है। ये कहानी थी सिक्का बदल गया। एक समय वहाँ की रानी हुआ करती थी। जब वहाँ से भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ से किस प्रकार वहाँ से सब कुछ छोड़कर आना पड़ता है। थी सिक्का बदल गया कहानी। कृष्णा सोबती की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो विभाजन के दौरान हुए सामाजिक और मानवीय परिवर्तन को दर्शाती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आसी का घटवार कहानी का सारांश हमने देखा। उनके पात्र कौन से हैं, उसका प्रकाशन कब हुआ। शाही कहानी को हमने पढ़ा, उसमें लेखक कौन है इसको जाना, उनके पात्र कौन है इसको हमने देखा। पिता कहानी को पढ़ा। और तो ऐसी आज हमने 5 कहानियों को देखा। कोसी का घटवार, राही, परिंदे, पिता, सिक्का बदल गया। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं।
ये भाग 3 था और भाग 4 में जो बची हुई कहानियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे